नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन में और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आंचल वर्मा। दोस्तों, इसी एपिसोड को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में हमने जाना डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी का किस तरह का जीवन का सफ़र रहा है। बहुत सारी रिसर्चों के बारे में हम लोग जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। मैं आपके मुँह से सुनना चाहूँगी, क्या आप अभी तक आपका सफ़र रहा है? तो इस तरह से फिर 91 में जब मैं यहाँ पर आया, हॉस्पिटल शुरू हुआ 24 अक्टूबर 1991 में, तो मुझे याद आता है कि जब 24 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हो गया, 29 अक्टूबर को मुझे शाम को जब मैं लंच टाइम में आया और लंच करके जब जा रहा था वापस पांडा भवन से वहाँ रेस्ट करने के लिए ज्ञान विज्ञान भवन में, तो मुझे अचानक दर्द हुआ पेट में ज़ोर से। ओके। कि तो मैं इससे पहले ही बता दूं कि मेरे को कभी भी 5 साल हो गए थे मुरली सुनते हुए, रेगुलर मुरली सुनते हुए और ज्ञान योग में आते हुए, कि तो मुझे कभी भी सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं हुआ था। संदेशी आके अपनी मुरली सुनाते रहेंगे आप, हाँ जी। भोग का संदेश, भोग लगाते थे, संदेश सुनाते थे। मुझे विश्वास नहीं होता सूक्ष्म वतन क्या है। सूक्ष्म वतन के बारे में मुरलियाँ तो चलती थी पर मुझको समझ नहीं आता था और मैं कभी सूक्ष्म वतन में जा नहीं पाता था। तो मेरे को बड़ा अंदर से मतलब कई बार कन्फ्यूजन सा होता सूक्ष्म वतन की। जब बात आई सूक्ष्म में कंफ्यूज हो जाता था। तो मैं कहता क्या है सूक्ष्म वतन, किसी से एक दो से पूछा, उन्होंने वो भी समझा नहीं पाए। फिर मेरे को जब मैंने बताया 29 अक्टूबर को मुझे पेट में दर्द हुआ, तो कमरे में जाके फिर उल्टी भी आई। अच्छा। मैं ज्ञान विज्ञान भवन में 6 नंबर कमरे में ठहरा हुआ था, तो मैं जाके लेट गया वहाँ पर। और फिर 4 बजे के आसपास जब मेरे को दोबारा जाना था तो मेरे को तबीयत अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आया, कोई भाई मुझे पास आया, कमरे में डॉक्टर साहब आपके पेशेंट बैठे हैं, वहाँ से फ़ोन आया आप। मैंने कहा देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम दर्द हो रही है, उनको बता दो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हो सके तो कोई वो डॉक्टर वहाँ से देखने मुझे आए। तो थोड़ी देर में 5 बजे के आसपास वहाँ से डॉक्टर्स आए और उन्होंने देखा तो मेरे को एक्चुअली मुझे अपेंडिसाइटिस का दर्द हो गया था पेट में। उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रात को 8 बजे तक मतलब उल्टियाँ भी लग रही थी, दर्द भी काफ़ी हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने डिसाइड किया, जो डॉक्टर्स आए थे, कि इनको तो अपेंडिसाइटिस, शायद अपेंडिक्स फट ना जाए। तब तक माउंट आबू में हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं थी कि हमारा ऑपरेशन हो सके। तो उन्होंने कहा इनको एटलीस्ट कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि अगर फट भी जाए तो वो फैले ना, सेप्टिक ना फैले। तो मेरे को एक पेनिसिलिन की टेस्ट डोज दी गई साथ पे, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर जब टोटल डोज देने लगे मुझे, तो मुझे रिएक्शन हो गई, मेरा सांस घुटने लगा। तो इस हाथ में इंजेक्शन लगा रहे थे राइट हैंड में, और बाएं हाथ का मेरा यहाँ पर आ गया और मेरा सांस घुट रहा था, पसीना सारे शरीर में आ रहा था। तो वहाँ साथ में डॉक्टर बैठे थे, मैंने कहा, उनको बताया कि मैं तो जा रहा हूँ, उनको मैंने सब बोला। और थोड़ी देर में मैं छत के पास आ गया, नीचे मेरी बॉडी बेड पे, मैं बॉडी को देखा और मैं छत के पास पहुँच गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये शरीर, जैसे एक तो शरीर मेरा बेड पे पड़ा हुआ है और एक शरीर मेरा जो मेरे साथ है, मतलब ऐसा ही बिल्कुल जैसा ही है ना, ये जैसे शरीर है, ऐसा ही लाइट की बॉडी मेरे साथ है। तो मैं ऊपर हूँ पर ये बॉडी नीचे है, मैं ऊपर। मतलब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि बॉडी मेरी हाँ, नीचे मेरे है। शरीर पे नीचे पड़ी, बेड पे पड़ी हुई है और आसपास कुछ डॉक्टर्स खड़े हैं, मेरे को पता नहीं लगा कौन है, पर वो भी मतलब नर्सिस खड़ी हैं। कि तो मैं जो है छत के पास था और मुझे उनसे ज़्यादा अटैचमेंट फील नहीं हुई। मैं छत के अंदर से निकल गया, हालांकि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, खिड़कियाँ खुली हुई थी, तो मैं छत से ही निकल गया अंदर। आप ऊपर की तरफ? हाँ, तो जा रहा हूँ ऊपर, स्पेस में जा रहा हूँ, तो मुझे जो ब्रह्मा बाबा है ना, हाँ जी, तो मुझे लगा कि ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए ऐसे ना, और मुझे लगा मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, वो ऐसे वहाँ पर थे, ऐसे बैठे थे जैसे बैठते ना, जिससे उनका पोज था जी। और ब्रह्मा बाबा ने मुझे ऐसे ही किया, हाथ से ऐसे किया। तो पहले मैं समझा कि शायद मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, फिर मुझे लगा रोक रहे हैं मुझे ऊपर आने से। तो मैंने कहा बाबा, बाबा ने कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने भी मुंह से कुछ नहीं बोला, शायद विचारों से बात की। तो मैंने कहा बाबा मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। तो बाबा ने ऐसे कहा, फिर बाबा ने बिना मुंह से बोले, क्योंकि अभी तक मैं समझता था कि मुंह से ही बात होती है ना, पर मैंने पहली बार वो बताते थे, संदेशी बताती थी भोग में, कि हमने बाबा से बातें की, बाबा से संकल्पों से बातचीत होती है, इशारों से बातचीत होती है, भावना से बातचीत होती है। मुझे तो समझ नहीं आती थी।
तो पहली बार मुझे लगा कि संकल्पों से बातचीत कैसे होती है। क्योंकि भगवान ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं बच्चे, अभी आपका समय नहीं हुआ, अभी आपको बहुत सेवा करनी है, वापस जाओ। और मैं तुरंत अपनी बॉडी में आ गया। उसमें 8:30 बजे थे लगभग, जब मेरे को जब इंजेक्शन आया तो उसमें 8:30 बजे थे। तो पता नहीं कितने, मुझे नहीं वापस कितने बजे आया, शायद 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट बाद आ गया हूँ। तो फिर मुझे 11:15 बजे होश आई। जब हम गीत चल रहा था, मुझे कुछ लोग कमरे मेडिटेशन कर रहे थे, तब मुझे होश आई थी। 8:30 से 11:15 बजे मुझे होश आई। तो ये मेरा पहला आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था कि कैसे, उससे पहले मुझे विश्वास नहीं था सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म वतन होता है, सूक्ष्म वतन में कैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा और ब्रह्मा बाप दादा होते हैं, और कैसे हमारी संकल्पों से बातचीत होती है, इशारों से बातचीत होती है। तो वो सब मुझे पहली बार विश्वास हुआ। और फिर तो मैं दिल्ली में, मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, गंगाराम में काम किया और स्कॉट्स में भी काम किया, और भी हॉस्पिटल्स में काम किया। तो काफ़ी बिजी प्रैक्टिशनर था, काफ़ी बिजी, मतलब हर समय बिजी रहता था। तो मुझे याद है कि एक बार जब मैं दिल्ली में बड़े हार्ट के हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो उसमें मैं देखता था हम लोगों की एंजियोप्लास्टी करते थे, बाईपास करते थे, लोगों को हार्ट अटैक लेके आते थे। तो मैंने देखा एक बार हमने यंग पेशेंट, एक्चुअली उन दिनों क्या था, बीमारी हार्ट अटैक नॉर्मली 50-60 साल की उम्र के बाद आते थे। तो उन दिनों हम देख रहे थे कि लोग 94-95 में पेशेंट्स 40 के नीचे भी लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया था। पहले सिर्फ अमीर लोगों की बीमारी थी, फिर यंग लोगों को भी हार्ट की बीमारी आनी शुरू हो गई थी। यंग में ना 35 साल के लोगों को भी, 30-35 साल के भी लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हुआ। तो हमारी मीटिंग में यही बात डिस्कस होती थी। और कई लोगों को कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, मोटे होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, उनको ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। तो अब मैं देख रहा था ऐसे ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज़ है, ना स्मोकिंग करते हैं, ना शराब पीते हैं, ना मोटे हैं, ना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल है, तो भी उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो क्या कारण है? विचार चलते थे। तो उन्हीं दिनों मैंने देखा एक यंग पेशेंट था, 35-36 के बीच में ही था। तो उसको हार्ट अटैक हुआ और हमने उसके एक आर्टरी में ब्लॉक था 80%। तो मैंने उसकी वाइफ को खुद कहा, मैंने कहा देखिए आपके हस्बैंड, उनके 2 बच्चे थे, एक शायद 5 साल की बच्ची थी, एक 2.5 साल, एक 6 महीने की बच्ची उसकी गोदी में थी। उस आदमी की वाइफ बाहर बैठी थी आईसीयू के, हार्ट जो इमरजेंसी रूम था ना उसके बाहर। तो मैंने ही जाके कहा, मैंने कहा ऐसे देखिए आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है, उनके 80%, एक आर्टरी में 60% ब्लॉक है, तो 80% ब्लॉक है, उसकी तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, स्टेंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो अचानक कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमारा तो और कोई है भी नहीं, आप कुछ भी करो, इनको ठीक कर दो। मैंने कहा इतने पैसे लगेंगे, आप इतने पैसे जहाँ 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो हम कल इसकी एंजियोप्लास्टी कर देंगे, स्टेंट लगा देंगे। उस लेडी ने 2 लाख रुपये अगले दिन जमा करा दिए, हमने उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी। ठीक हो के चला गया। 3-3.5 महीने बाद फिर वो आदमी दोबारा आया। अच्छा। फिर छाती में दर्द हुआ था, उसको दाखिल होने के बाद फिर हमने अगले दिन एंजियोग्राफी की, तो पता लगा उसकी तो स्टेंट बंद हो गया है। और 60% जो ब्लॉक था राइट साइड में, वो 80% हो गया, और एक नया 60% पीछे वाली आर्टरी में आ गया था। तो मैंने कहा अभी आप जो है, हम जब राउंड पे जाते हैं ना हम लोग, तो मैंने कहा ये तो अभी आपकी 3 ब्लॉक हो गए हैं ना, तो अब इसके लिए 2 स्टेंट लगाने पड़ेंगे। तो या तो 2.5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, या फिर बाईपास करा देंगे, बाईपास करेंगे 3 लाख, 2.5-3 लाख उसके लगते हैं, वो जमा करा दीजिए। जब हम राउंड लेके आ गए तो उस आदमी ने मेरे को बुलाया, अपने वाइफ को बोल के कि डॉक्टर साहब को बुला के लाइए। तो मैं गया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने जो याद है मेरे को, आपने तो कहा 2 लाख रुपए जमा करा दो एंजियोप्लास्टी के लिए। तो मेरी वाइफ ने क्या किया पता है आपको? मैंने कहा क्या हुआ? कहते वाइफ ने जो मेरा घर लगभग 4-4.5 लाख रुपए का था, वो उसने 2.5 लाख रुपए में बेच दिया ओवरनाइट किसी प्रॉपर्टी डीलर को, और बेच करके और 2 लाख यहाँ जमा करा दिए, और 50,000 मैंने 3 महीने हो गए मेरे घर पे बैठे, मैंने कुछ काम तो कर ही नहीं पाया, वो भी खर्च हो गए। अब मैं क्या बेचूं, मेरे पास तो कुछ बेचने के लिए नहीं है। तब मुझे रियल में फील हुआ कि सचमुच में क्या आदमी की यही हालत है? मतलब जो गरीब आदमी उसको हक नहीं है जीने का हक नहीं है क्या? क्योंकि हम समझते थे अगर एंजियोप्लास्टी नहीं होगी तो मर जाएगा। जब तक हमारी यही नॉलेज थी। अच्छा। हमने इसका ब्लॉक को नहीं खोला तो मर जाएगा, दोबारा बड़ा हार्ट अटैक आएगा, डेथ हो जाएगा, हम यही समझते, सभी डॉक्टर्स ऐसे समझते थे। तब मैंने फिर जो है उनको बोल दिया कि भाई
फिर मैंने उनको बताया कि तो उन्होंने कहा ठीक है, जब पैसे हो तो ले आना, मैं तब वापस आ जाना, जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाता आ जाना, क्योंकि हॉस्पिटल में तो ऐसा ही होता है। तो फिर मेरे को बहुत फील हुआ। तो उन्हीं दिनों फिर मैं किताबों में लाइब्रेरी में जाके मैं देखा, तो उन दिनों ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे रिसर्च में ना, लेटेस्ट सर्कुलेशन, अमेरिकन हार्ट जर्नल और डिफरेंट जर्नल्स तो होते थे कि जो जल्दीबाजी करते हैं, टाइप ए प्रेशर, टाइप ए नेचर के लोग होते हैं, हमें टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट, एग्रेसिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ऐसे लोगों को 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स आते हैं। जो चिंता करते हैं उनको 2 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। जो गुस्सा करते हैं उनको भी 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। जो उदास हो जाते हैं उनको भी ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। जो अपने मन की टेंशन शेयर नहीं कर पाते उनको भी कई गुना हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं। कहा जाता है ना भारत में, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। तो अपनी मन की टेंशन शेयर करनी चाहिए हमेशा। इवन कहते हैं कुत्ते लोग विदेश में पेट डॉग रखते हैं, पेट कैट रखते हैं, तो उनसे भी अपने मन की बातें शेयर करते हैं, उनको भी हार्ट अटैक कम होते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे मतलब सुनते थे। जो सिनिकल होते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, अवगुण वाली दृष्टि होती है सबके अंदर, बगुले के माफिक कीड़े देखते रहते हैं, और एक हंस होते हैं जो सबके अंदर गुण देखते हैं। तो ये सिनिकल नेचर जो होती है, इससे भी हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है। हॉस्टाइल नेचर वाले भी लोगों के आर्टरीज ब्लॉक होती है। तो ऐसी मतलब काफ़ी सारे स्टडीज़ उनमें रिसर्च में थी। तब मेरे को ये लगा कि नहीं, सचमुच में हमारा स्वभाव, रियल रूट कॉज है हमारा नेचर, जिससे हमारी आर्टरीज के अंदर की एंडोथेलियम खराब होती है और वहीं पर फिर ब्लॉक्स होते हैं। तो फिर मैंने एक टॉपिक बनाया था, स्ट्रेस एंड हार्ट डिजीज। तो फिर मैंने उसके भाषण करने शुरू किए थे। तो फिर ऐसे ही एक दिन किसी सभा में भाषण करते हुए वहाँ के डॉक्टर्स जो सुन रहे थे लेक्चर, तो सब डॉक्टर तो चले गए सुन के, तो एक डॉक्टर वहाँ रुक गया। वो DRDO के थे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर गुप्ता, सचमुच जो आप कह रहे हैं ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि उस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि किस तरह से जो स्वभाव होते हैं, नेचर बिहेवियर्स होते हैं, उनसे हमारी आर्टरीज डैमेज होती हैं, वहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, और अगर हम मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन करें तो ब्लॉक उसको खोल देता है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। साथ में थोड़ा डाइट मॉडिफाई करें, थोड़ा एक्सरसाइज कराएंगे, नींद प्रॉपर करेगा पेशेंट, और डी एडिक्शन करेगा तो ठीक हो सकते हैं। तो फिर लोगों ने उसने कहा, डॉक्टर गुप्ता, हमसे रिसर्च प्लान करें ना, तो हम लोग रिसर्च करके देखते हैं। मैं कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। फिर मेरे को उन्होंने कहा, अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा मुझे याद आ गया, सैटरडे का दिन था वो। तो उसने कहा, हमारे यहाँ ना मंडे को हमारे यहाँ हमारे कैंपस में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उस समय जो साइंटिफिक एडवाइज़र थे टू रक्षा मंत्री, डायरेक्टर जनरल थे DRDO के, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम साहब हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो आप उनसे मिलने के लिए आइए, 1:30 बजे के आसपास वो आएंगे, तो आप उनसे मिलने के लिए आइए, किसी ऑफिसर की रिटायरमेंट हो रही है उसमें आने वाले। तो फिर मैं मंडे को गया, और मंडे को फिर जा कर के पहले मंडे को उनके यहाँ मीटिंग हुई DRDO में मेरी, और फिर मंडे को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो आने वाले, मंगलवार को आने वाले। तो मंगलवार को फिर मैं गया, और मंगलवार को उनसे मिला, उनसे बात शेयर हुई, सारी बात समझे, उनको बताई। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर गुप्ता, अगर आप ये काम करते हैं लाखों लोगों का भला हो जाएगा, आप जो है ये काम करिए, मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा DRDO आपकी मदद करेगा। तब ये प्रोग्राम बनाया गया, रिसर्च प्रोग्राम जो आप सुनते हैं, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी। तो तब ये प्रोजेक्ट बनाया गया, और DRDO कोलैबोरेशन बनाया गया। दिल्ली से GB पंत, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज GB पंत, अहमदाबाद से BJ मेडिकल कॉलेज, और UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बॉम्बे से ग्रांट मेडिकल कॉलेज, और JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, टर्शरी कार्डियक सेंटर्स हैं। तो वहाँ से कोलैबोरेशन करके ये प्रोजेक्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट किया गया। वंडरफुल। और उसको करने के लिए फिर मैं माउंट आबू शिफ्ट किया, क्योंकि मेरे को लगता है यही जगह है जहाँ पर सही ढंग से रिसर्च की जा सकती है। बिल्कुल, इतनी माउंट आबू तो अपने आप में ही बहुत पीसफुल जगह है, और जहाँ हम, क्योंकि मुझे लगता था कि क्योंकि मेरे यहाँ आना होता था तो लोग, मैं देखता था मेरा बिहेवियर बदल रहा, लोगों के बिहेवियर बदल गए, लोगों ने एडिक्शन छोड़ दिया, और लोग जो बहुत जल्दीबाजी, चिंता, गुस्सा करने वाले एकदम शांत स्वभाव के बन जाते हैं। तो मैंने कहा, अगर सचमुच में हम लोगों का स्वभाव बदल सकेंगे तो लोगों की बीमारी भी बदल सकेंगे। बिल्कुल। तो तब मैं अप्रैल 95, मुझे याद है, मैंने 6 मार्च को ये भाषण किया था। 9 मार्च को मैं अब्दुल कलाम साहब से मिला था,
और शायद 12 मार्च को मैंने ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट किया था जी। और फिर मैंने 14 अप्रैल को मैं दिल्ली छोड़ दी और 15 अप्रैल को मैंने 95 में माउंट आबू में परिवार के साथ मैं माउंट आबू आ गया। जी। तो आप देखिए 1.25 महीने में मैं समझो हाँ, भगवान ने इतनी लगन लगाई कि मैं सब कुछ छोड़ के दिल्ली से माउंट आबू आ गया बिल्कुल। और बहुत तब से यहीं पर ही हूँ। हिम्मत चाहिए कि अपना चलता हुआ जो हम लोगों ने जैसे आपका चलता हुआ बिजनेस था, वो क्लिनिक था, लोगों के लिए आपने अपने लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था एक तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सब कुछ एक तरफ रोक के फिर और उससे ज़्यादा आगे सोचा क्योंकि कि 27 और साल कैसे। 27 साल जो मैं यहाँ पे हो गए ना, मुझे रिसर्च ही 25 साल रिसर्च को हो गए। ओके। अब मैं कह सकता हूँ, जब मुझे जो 15 जनवरी 1986 में जो टचिंग आई थी, आवाज़ आ रही थी, जी। क्या तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे, हाँ, आज मैं कह सकता हूँ इतनी रिसर्च करने के बाद बिल्कुल। कि ये 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल केयर, इसके द्वारा, इस 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर अप्रोच के द्वारा हम मन और तन की, इंसान की मन और तन की सभी बीमारियों को एड्रेस कर सकते हैं। सारे विश्व को हर तरह के रोग से मुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सारे विश्व को एवर हेल्दी एवर हैप्पी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज सारे विश्व में जो ये प्रोग्राम है, जिसे हम CAD प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट भी कहते हैं, शुरू तो हार्ट की बीमारी के लिए हुआ था, किंतु आज इसके द्वारा 10,000 से ज़्यादा पेशेंट की एंजियोग्राफी हो चुकी थी, उनको इसमें, वो लोग इसमें आए, इसमें पार्टिसिपेट किया और उन कैसे अपने 100% कैल्सीफाइड ब्लॉकेजेस भी खोले, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी ठीक हो गई, उनकी इंसुलिन छूट गई, गोलियां छूट गई डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, उनके दमे की बीमारी खत्म हो गई, कैंसर खत्म हो गया, पेट की बीमारियां ठीक, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया, रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई, डिस्क प्रोलैप्स, घुटने की बीमारियां ठीक हो गई, माइग्रेन ठीक हो गया, दमा ठीक हो गया। मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां, जो डिप्रेशन ठीक हो गया, जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले लोग थे, उनका सुसाइड करने की टेंडेंसी, आज वो सब खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। रिसर्च इतनी डीपली तरीके से की है ना कि वो हमारी इमोशंस के साथ कैसे डिसीज होती है, उसको आपने रूट को पकड़ा, जिससे जो है इंसान की अगर मेंटेलिटी उसकी अगर ठीक हो जाती है तो डेफिनेटली, क्योंकि हमने इसमें पूरा स्टडी किया गया ना, पूरा EEG किया गया, क्या स्ट्रेस का इफेक्ट EEG पे क्या होता है जी, और मेडिटेशन का असर क्या होता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का क्या असर होता है, और फिर हमारे अच्छे हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स और हैप्पी हार्मोन्स कैसे इम्प्रूव करते हैं मेडिटेशन से, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, हैप्पी हार्मोन कैसे बढ़ते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ती है, हमारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कैसे ठीक होती है, वो सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया गया। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं कि कैसे आपका सफ़र इतना सुंदर, मैं बोलूँगी कि और बहुत अनुभव भरा रहा है कि डेफिनेटली हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ आपसे प्रेरणा मिली होगी कि किस तरह की हम लोग आज एक ही तरफ भाग रहे हैं कि सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा कहाँ से मिल रहा है, उसमें हम अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं, उसमें हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो शायद यही रीज़न है कि आज डे बाय डे जो है इंसान की हालत इतनी ख़राब होती जा रही है। अगर हर एक की सोच आपके जैसी बन जाए कि बड़ा कुछ सोचने की और बड़ा कुछ करने की, तो डेफिनेटली जो है ये जो समस्या है ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है कम हो जाएगी। आपने अपने अनुभव यहाँ शेयर किए हमारे दर्शकों के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे कि दर्शकों आपने जाना है कि डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी का कैसा जीवन का सफ़र रहा, लेकिन अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि किस तरह की रिसर्च इन्होंने आगे की, किस तरह के लोगों को इन्होंने अपने मेडिटेशन से ठीक किया। बहुत कुछ हम लोग जानेंगे, आप हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलो इन्हीं उम्मीदों के साथ आप हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ज़रूर देखेंगे। आप सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।